पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, और उसमें से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 3 एलिमेंट्स। प्रपोजल होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए? प्रपोजल, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किए। और कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्टी के अंदर कैपेसिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमति। कोई भी काम करने के लिए सामने वाला का सहमति चाहिए ना। कोई भी काम करना, अगर किसी से जमीन खरीदना है तो सामने वाले की सहमति चाहिए। तो हम कैसे मानेंगे कि सहमति स्वतंत्र है? सामने वाला अपनी मर्जी से सहमति दे रहा है। दबाव में भी सहमति लिया जा सकता है, धमकी देके, दबाव बना के। हो सकता है कि उसके परिवार वाले के कनपट्टी पर बंदूक रख के हम सहमति ले लिए। अगर हाँ ही बुलवाना है तो हाँ किसी भी तरह से बुलवा सकता है। बहुत सारे तरीके, धमकी देके, गलत बात बोल के, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड करके भी हाँ बुलवा सकता है। वो सामने लोग पता ही नहीं चला, हम उससे हाँ बुलवा लिए। क्या ये सहमति जो उसकी हुई है वो स्वतंत्र है? स्वतंत्र मतलब समझते हैं फ्री है, बिना कोई दबाव का, बिना कोई प्रेशर का। ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री कंसेंट। क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। तो चलिए यहाँ देखिए, फ्री कंसेंट का मतलब कंसेंट तो होना ही चाहिए, बिना कंसेंट का तो कोई बात ही नहीं होता है। बोलता है प्रत्येक ठहराव का आवश्यक तत्व होता है क्या? सहमति। प्रत्येक ठहराव के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? सहमति, कंसेंट। कोई दिक्कत है? और कंसेंट का मतलब यहाँ पे देखिए, बोला अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर, एक ही समय में और एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसको सहमति कहते हैं। फिर से ध्यान देगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलता है व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री ऑन द सेम थिंग, सेम सेंस, तभी हम लोग मानेंगे कि कंसेंट है। अभी सेम थिंग सेम सेंस क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट में मिसिंग होता है, बहुत सारी जानकारी मिसिंग होती है। जैसे हम आपसे, मान लिया आप लोगों से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मुझे तेल बेचना है, 40 रुपये लीटर मैं तेल बेचूंगा, या लिख दिया तेल 40 रुपये लीटर। और आप बोले ठीक है हम खरीदेंगे। क्या गलत वो लिखे हुए? तेल 40 रुपये लीटर दुकान के बाहर लिखा हुआ है, आप पहुंच गए, ठीक है। अब हम बोले कि भाई तेल 40 रुपये है, सामने वाला बोला हाँ हाँ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो लाओ दो। यहाँ तक दोनों सब कुछ ठीक है? नहीं। अभी देखो कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, एग्रीमेंट गलत है ये। क्यों एग्रीमेंट गलत है? क्योंकि एग्रीमेंट में जरूरी होता है एक्सप्रेस करना। क्या जरूरी होता है? यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं है, खाली तेल लिखा हुआ है। अब दुकानदार निकालता है वो महुआ वाला तेल और दे देता है 1 लीटर, लो। कस्टमर बोलता है ये कौन नौटंकी है जी, सरसों तेल बात कर रहे हैं। बोला हम सरसों तेल का बात ही नहीं किया, हम तो ये तेल 40 रुपये, सरसों तेल तो भैया 140 रुपये है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है कि दोनों पार्टी एग्री था, ये खरीदने के लिए एग्री था, वो बेचने के लिए एग्री था, लेकिन क्या सेंस सेम था? जो बेचने वाला सोच रहा था वही खरीदने वाला सोच रहा था क्या? नहीं। इसलिए तो मिस्टेक हुआ और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कस्टमर बोल रखो रखो अपने पास, दुकानदार नहीं देगा, मतलब ये ट्रांजेक्शन कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि थिंग भी सेम नहीं था और सेंस भी सेम नहीं था। हम जैसा सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसा सोच रहा है, तभी ना एग्रीमेंट बन पाएगा, तब हम मानेंगे कि वहां पे सहमति हुई है। बात समझ गए? हम आपको पढ़ा रहे सेमेस्टर 2 के लिए, अगर आप सेमेस्टर 2 या आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना होगा जिस काम के लिए हम पढ़ा रहे हैं सामने वाला भी उसी काम के लिए एग्री है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, थिंग भी सेम होना चाहिए, वस्तु भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे वस्तु गलत है देख लो, और सेंस भी सेम होना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं वही सामने वाला सोचे, और जिस वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं उसी वस्तु के बारे में सामने वाला भी सोचेगा, और तब अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो माना जाता है कि वहां पे पार्टी का कंसेंट है, पार्टी की सहमति है। और अगर फ्रॉड करके आप बना रहे हैं, सेम थिंग नहीं है, सेम सेंस नहीं है, और उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से बता के फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं रह पाएगा। कोई दिक्कत है? तो फ्री कंसेंट के लिए जरूरी है कि सेम थिंग होना चाहिए और सेम सेंस होना चाहिए, दोनों चीज सेम होना चाहिए, ताकि ये कंसेंट बन सके, सहमति बन सके। तो सेक्शन 13 में सहमति है, और इसके एक सेक्शन बाद 14 में है स्वतंत्र सहमति। आगे होगा स्वतंत्र सहमति। देखिए सहमति के लिए क्या होना चाहिए, देख लो यहाँ पे। तो सहमति के लिए सबसे पहले बोलता है कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए। वैसे तो सब में 2 पक्ष होने चाहिए। दोनों पक्षों में क्या है? दोनों पक्षकारों में एक ही बात के संबंध में सहमत होना चाहिए, एक ही सेम थिंग, और यहाँ लिखा है सेम सेंस होना चाहिए।
मतलब थिंग भी सेम होना चाहिए, सेंस भी सेम होना चाहिए और दो पार्टी होने चाहिए, तब हम मानेंगे कि सहमति हुई है, कंसिडरेशन हुआ है। कोई दिक्कत है? अब यहां पे देखिए फ्री कंसेंट क्या होता है। फ्री कंसेंट का मतलब स्वतंत्र सहमति। तो याद रखिएगा सहमति समझ में आ गया कि जब दो लोग सेम थिंग सेम सेंस में अपनी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सहमति। अब सहमति स्वतंत्र तब होगी जब किसी व्यक्ति से हाँ बुलवाने के लिए इस पांचों में से किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर से रिपीट करें, सहमति तब स्वतंत्र की जाएगी, तब स्वतंत्र मानी जाएगी जब किसी से हाँ बुलवाने के लिए ये पांचों में से किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ना तो हम उसको उत्पीड़न दबाव बना के या जबरदस्ती करके हाँ बुलवाए, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। अब जबरदस्ती हाँ बुलवाइएगा तो फिर फ्री कंसेंट नहीं हो पाएगा। तो फ्री कंसेंट होने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना तो कहीं दबाव का इस्तेमाल होना चाहिए, ना जबरदस्ती का इस्तेमाल होना चाहिए, अनुचित प्रभाव का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कपट या धोखा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए हाँ बुलवाने के लिए, मिथ्या वर्णन जिसको भी बोलते हैं असत्य कथन, गलत बात बोल दी है, और गलती, इन पांचों में से अगर किसी का भी प्रयोग किया गया है किसी से हाँ बुलवाने के लिए तो माना जाएगा कि वहां पे सहमति स्वतंत्र नहीं है। सहमति को स्वतंत्र होने के लिए ये पांचों में से किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि सहमति क्या है? स्वतंत्र है। कहीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? स्वतंत्र सहमति के लिए क्या बात होना चाहिए? पांच में से किसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर सहमति लेने के लिए जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती का प्रयोग किया गया है तो वो सहमति स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। जैसे यहाँ लिखा देखिए, अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार 13 में सहमति का परिभाषा है और 14 में स्वतंत्र सहमति का। सहमति केवल उसी समय स्वतंत्र कही जाती है जबकि वह निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रदान, इसमें से किसी कारण से प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, तभी मानेंगे स्वतंत्र है। और अगर सहमति लेने में इसमें से किसी का इस्तेमाल हो गया तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं है, वो फ्री कंसेंट नहीं हो सकता। अब एक एक करके पढ़ेंगे। उत्पीड़न क्या होता है? उत्पीड़न क्या होता है सब जानते हो, जबरदस्ती नहीं समझते हो, धमकी देना, जबरदस्ती करना सब जानते हो, बल प्रयोग करना, मारपीट भी होता है। उत्पीड़न बहुत सारे, देखो उत्पीड़न का शायद हमको लगता है केस लॉ नहीं दिया। उत्पीड़न बहुत सारा, धमकी दे रहा है, मारपीट कर रहा है, दबाव बना रहा है और हाँ बुलवा रहा है। नहीं देख तो महिला उत्पीड़न का केस लग जाता है, दहेज का धमकी देता है। अब धमकी दे रहा है, लड़के के घर वाले की तरफ से धमकी मिल रहा है दहेज के बारे में, तो केस लगता है कि नहीं उत्पीड़न का? तो किसी भी तरह का उत्पीड़न, ऐसा नहीं खाली दहेज के लिए, अगर मान लीजिए कि हमको जमीन बेचने के लिए कोई दबाव बना रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, धमकी दे रहा है, रात में धमकी दे के गया कि तुम्हारा बेटा कल का सूरज नहीं देखेगा, तुम बोलो जमीन बेचोगे कि नहीं बेचोगे, तो ये भी तो धमकी है। तो अगर इसका इस्तेमाल हुआ है तो आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। लेकिन प्रूफ करने का काम तो आप ही का है। अगर कोई धमकी दिया रात में कनपट्टी पर बंदूक लगा के और आपको रेडी किया है जमीन बेचने के लिए, तो आप कोर्ट में प्रूफ कीजिएगा ना कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, नहीं तो कोर्ट कैसे जानेगा कि आपके साथ हुआ ऐसा? तो प्रूफ करने का काम किसका है? उस व्यक्ति का है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। बहुत मुश्किल है प्रूफ करना, बहुत मुश्किल है प्रूफ करना। प्रूफ कैसे करोगे आप? दूसरा है अनुचित प्रभाव। ये क्या होता है? धमकी तो सब जानते हो, ये सब जानते हो कि नहीं? अनुचित प्रभाव एक नया वर्ड है। अनुचित प्रभाव ये होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे जगह पे बैठा हुआ है जहां से सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एसपी और एक नीचे है एसआई, सब इंस्पेक्टर, जिसको थाना प्रभारी बोलते हैं। एसपी तो इसका बॉस है ना, ये प्रेशर बना सकता है इस पर, धमकी नहीं देगा, कोई मारपीट का धमकी नहीं दे रहा। उन्हीं ने कभी नहीं बोला, मुंह से एक शब्द नहीं निकाला कि मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं, लेकिन खाली बोला देख लेना। क्या लगता है अनुचित प्रभाव है कि नहीं? अगर इसको गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इससे सहमति ले रहा है गलत काम करने के लिए, जो गलत है जान रहा है कि हम करेंगे तो फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि ऑर्डर किसका है? बॉस का है। अगर नहीं करेंगे तो जाएंगे, करेंगे तो जाएंगे, तो बोलता है कर ही लेते, जब पकड़ाएंगे तब ना जाएंगे, और नहीं करेंगे तो तुरंत में लेके चल जाएगा मेरा नौकरी, लिख देगा कि भाई लापरवाही के केस में इसको हम सस्पेंड करते हैं। तो जब पकड़ाएंगे तो जाएंगे। तो बताइए ये व्यक्ति अगर कोई गलत काम जान रहा है, गलत है, ये भी जान रहा है कि हम फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी ये करने के लिए तैयार होता है क्योंकि ऊपर वाला ऐसे पद पर बैठा हुआ है कि वो जब चाहे तब इसको खत्म कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं अनुचित प्रभाव। क्या ये अपने पद का सही इस्तेमाल किया? अपने पद का गलत इस्तेमाल करके नीचे वाले से अगर कोई काम करा रहा है तो वो कराता है अनुचित प्रभाव। देखिए यहाँ लिखा है बड़ा अच्छा, एक केस लो दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अनुचित प्रभाव समझ गए?
कपट तो जब सब जानते हो, कपट मतलब जानबूझ के अगर कोई कुछ बोलता है, जानबूझ के कि हम जान रहे हैं कि बात गलत है और बोल रहे हैं सामने वाले को, क्या माना जाएगा? हम जान रहे हैं कि ये बात गलत है लेकिन सामने वाले को उसको हम सच बोल रहे हैं, नहीं नहीं यही है, तो क्या माना जाएगा? कपट, फ्रॉड। क्या माना जाएगा? फ्रॉड। लेकिन अगर अनजाने में हो जाता है तो उसको गलती बोलते हैं। अनजाने में अगर कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्टेक, गलती। अनजाने वाले को गलती और जानने वाले को क्या होता है? फ्रॉड। अब ये सवाल है कि आप कैसे प्रूव कीजिएगा कोर्ट में कि इसको पहले से पता था? वो तो लास्ट में बोल देगा सर हमको नहीं पता था सर, हमको पता रहता था हम इसको ये बात बोलते ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? आपको पता है, मान ली किसी व्यक्ति को पता भी है, वो जान रहा है, जानबूझ के आपको धोखा दे रहा है, लेकिन पकड़ा जाएगा तो बोलेगा सर हमको जानकारी नहीं था सर, अगर हमको जानकारी होता तो हम ऐसा इनको क्यों बोलते, ऐसा क्यों करवाते। मान लो जी कि किसी को पता है कि कोई जमीन बहुत डिस्प्यूटेड जमीन है और 4 एकड़ जमीन था, हम जान रहे थे कि मामला इसमें फंसेगा, अभी नहीं फंसेगा, आधा होने के बाद फंसेगा। अब हम किसी आदमी से इसको डील करा दिए, ठीक है, 4 एकड़ जमीन के आसपास में 20 करोड़ का जमीन था और 10-15 करोड़ दे भी दिया पार्टी को, उसके बाद जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। अब यहाँ तो आदमी फंस जाएगा ना। मान लो ये ए नाम का व्यक्ति जो ये सारा काम करा है, ए को मालूम था कि जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा, फिर भी वो 10 लाख रुपया दिला दिया, अपना कमीशन ले लिया। अब जब ये पार्टी जो खरीद रहा 20 करोड़ देके, वो केस किया ए के ऊपर कि मेरे साथ धोखा दिया है, इसको पता था। अब ए जाके कोर्ट में बोलता है सर हमको जानकारी नहीं था, तब आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि सच में उसको जानकारी था? क्योंकि यहाँ बात कैसे निकालिएगा? वो कोई लेटर पेपर में तो लिख के नहीं दे रहा है, उसके दिमाग में ना जानकारी है, तो आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि जानकारी उसको था या नहीं था? कोई ऑप्शन है? तो ऐसे में उसकी बात को माना जाएगा कि भाई वो बोल दिया कि हमको जानकारी नहीं था, तो मानना पड़ेगा कि जानकारी नहीं था। बात समझ गए? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जानबूझ के कोई गलत बात को बताता है, जो बात गलत है उसको कोई जानबूझ के बता रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कपट या धोखा। और अनजाने में अगर कोई बता देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक। क्या बोलते हैं? मिस्टेक। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कपट किसको बोलेंगे, पढ़िए। बोलता है किसी असत्य बात को, जो गलत बात है, जानबूझ के सत्य बताना। बात है गलत और हम जानबूझ के उसको सही बता रहे हैं, ये जानते हुए कि बात गलत है फिर भी उसको सही बता रहे हैं, तो मतलब हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। किसी ऐसी बात को छिपाना जिसका उसे निश्चित ज्ञान है, कोई बात हमको जानकारी में है लेकिन हम छिपा रहे हैं, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। पूरा ना करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन, हम वचन दे दे रहे लेकिन पूरा नहीं करेंगे, हम कंफर्म है कि इसको पूरा नहीं करेंगे, बोल दिए जाने दो, उसको मन अच्छा लगेगा इसलिए बोल दिए, पूरा नहीं होगा, ये क्या है? फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड। जैसे अभी विधायक लोग और एमपी लोग चुनाव में कर देता है, तो वो क्या कर रहा है मेरे साथ? फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, कोई भी अन्य कार्य जो कि धोखा देने के लिए किया गया है, कोई भी और काम ऐसा है जो धोखा देने के लिए किया गया तो वो भी तो फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। और कोई ऐसा कार्य जो मूल रूप से जिसको राजनियम विशेष रूप से कपट में मानता है, नहीं कोई ऐसा काम जिसको कानून ही बोलता है कि फ्रॉड है और वैसा काम कोई किया है तो ये तो फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। अब बोलता है उपयुक्त के अतिरिक्त कभी कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है। ध्यान देना, इन सब के अलावा कभी कभी चुप रहना भी क्या होता है? फ्रॉड होता है। अच्छा, कोई आपसे हमसे पूछा कुछ बात और हम चुप रह गए, कोई हमसे कोई बात पूछा और हम चुप रह गए जानते हुए भी कि ये बात गलत है, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, क्या माना जाएगा? हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले, चुप रह गए, तो क्या माना जाएगा? इसको भी हम लोग फ्रॉड बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? फ्रॉड। तो चुप रहना भी फ्रॉड है। चुप मत रहिए ना, बोल दीजिए यस और नो। अच्छा, चुप रहने से क्या माना जाएगा? अगर कोई ऐसा कभी कभी ऐसा ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे चुप रह गया तो हम लोग मान लेते हैं कि शायद, जैसे हम यहाँ से चिट्ठी लिखे कि अगर आपको इसमें तो कोई तकलीफ हो तो आप मेल कर दिए कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको मेल करेंगे, और वो चुपचाप रह गया, तब हम क्या मानेंगे? कि कोई दिक्कत नहीं है उसको, और हम ये मान के आगे बढ़ गए, फंस गए, तो वो भी फ्रॉड है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहां पे आपका जवाब देना जरूरी है तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि शांत रहने से किसी को नुकसान हो जाएगा तो चुप रहना भी क्या होता है? फ्रॉड होता है। लेकिन सवाल है कि प्रूफ कैसे कीजिएगा? कोर्ट में तो प्रूफ आप ही को लेके जाके करना होगा कि यहाँ पे चुप था इसलिए फ्रॉड हुआ, तो कैसे प्रूफ कीजिएगा? सबसे बड़ा चीज होता है प्रूफ, इसलिए लोग वकील को ले लेता है कि हम अपने नहीं कर पाएंगे, वकील दिमाग लगाएगा कैसे इसको प्रूफ करेगा। अगला पॉइंट क्या है? मिथ्या वर्णन, असत्य कथन। असत्य कथन मतलब समझते हैं? बोलता है कि किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए हम ये कंफर्म नहीं कि गलत है, हम मान रहे हैं कि सही है लेकिन रियल में ये गलत है। अगर कोई बात रियल में सही है लेकिन हमको जानकारी जहां तक है, मान लो रियल में गलत है और हमको जानकारी जहां तक लग रहा है कि सही है,
यानी हम अपना सही मान के बता रहे, हमको नहीं पता था कि गलत है, हम सही मान के बता रहे, लेकिन रियल में वो बात क्या है, गलत है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिथ्या वर्णन। आप गलत बोल दिए, बात समझ गए। ऐसा बहुत रेयर केस में केस आएगा कि जब हम ये कोई बात, जैसे हम कोई बात जान रहे हैं, साइंस कहीं कोई चीज पढ़ा रहे हैं, हमको लगा कि ये बात सही है, लेकिन रियल में वो बात क्या था, गलत था। तो गलत था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ्या वर्णन। नहीं बताया, गलत पढ़ाया गया। अभी तक बहुत सारा चीज है जो हम लोगों को क्या पढ़ाया गया, गलत पढ़ाया गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिथ्या वर्णन। बोलता है जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया गया मिथ्या वर्णन कपट में। अगर जानबूझ के कोई ऐसा किया है तो कपट हो जाएगा, और अनजाने में किया है तो मिथ्या वर्णन हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मिथ्या वर्णन अज्ञानवश किया गया है तो वह निर्दोष पूर्ण मिथ्या वर्णन कहलाता है, नहीं बच जाता है। इनोसेंट मिथ्या वर्णन कराता है कि इसको नहीं पता था, बोल दिया बेचारा, कोई बात इसको नहीं पता था और ये क्या किया, बोल दिया, और ये भी मिथ्या वर्णन हो जाता है। बात समझ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको नहीं पता रहता है और आदमी उलझ जाता है, नहीं पता था क्या मामला है, जाके कुछ बोल दिया, अब बोल दिया, मामला फंस गया। अब लास्ट पॉइंट है गलती। गलती क्या होता है, जानबूझ के अनजाने में। अनजाने में, जब अनजाने में आपसे कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग गलती से मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक। कोई दिक्कत, गलती को क्या बोलते हैं, मिस्टेक। जानबूझ के अनजाने में, अनजाने में बहुत बार ऐसा होता है, अनजाने में मिस्टेक हो जाता है। और मिस्टेक याद रखिएगा, ये जो है ना, ये वॉइडेबल है। ये चारों जो अभी लिखे ना, उसमें से एक अकेला एग्रीमेंट यही है जो वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब यहाँ लोग चाहेंगे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लोग चाहेंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो चारों पढ़े हैं वो चारों वॉइड है, यानी व्यर्थ है, सवाल ही नहीं जो आगे बढ़ेगा। आप फ्रॉड कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, सवाल ही नहीं है। ऊपर का चार काम क्या क्या बताए, कोरिशन बताए, जबरदस्ती इसको बोलते हैं। दूसरा क्या बताए, अनडू इन्फ्लुएंस बताए, अनुचित प्रभाव। तीसरा फ्रॉड बताया। चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन बताया। चारों का चारों वॉइड है, व्यर्थ है, किसी कानून में वो सही है ही नहीं, और सिर्फ गलती ऐसा है जो वॉइडेबल है। जैसे मान लीजिए कि हमारा होटल है और आप हमेशा मेरे होटल में ऑर्डर करते रहते हैं। बाई मिस्टेक क्या हुआ कि पता नहीं, या तो पिछले वाला ऑर्डर का मैसेज आया, आप ऑनलाइन ऑर्डर मारते हैं तो आप ऑर्डर किए नहीं, लेकिन कल आप ऑर्डर किए थे, वो मैसेज हमको आज फिर दिखा। हम क्या किए, पूरा मिठाई पैक करवा कर भेज दिया आपके घर पर। आप बोले सर हम तो मंगवाए नहीं, कैसे आ गया। या हो सकता है आप उसमें घर में नहीं थे, ठीक है, घर वाले बच्चे जो है उसको रिसीव कर लिए। अब आप क्या करेंगे उसका, आप फोन किया करें हमारे यहाँ मिठाई भिजवा दिए भाई, फ्री में भिजवाए, हम तो मंगाए नहीं आज, हम तो कल मंगवाए थे, तो कल तो तुम भेज ही दिया था। अब हम दुकानदार क्या बोलेगा कि भैया लगता है कल वाला मैसेज हम देख लिए इसलिए हम पैक करके भिजवा दिए। तो जैसा आप बोलिए, गलती मेरे से भी हो गई और आपसे भी गलती होगी कि आपके बच्चे रिसीव कर लिए बिना कोई, तो बोलिए जैसा बोलिएगा वैसा हो जाएगा। मतलब क्या है, वॉइडेबल है। अब दो भैया के ऊपर है कि जैसा बोलिएगा तो हम अपना आदमी भेज के मिठाई मंगवा लेते हैं, या आप बोलिएगा तो मिठाई रख लीजिए, पेमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, खा लीजिए घर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, मिठाई दुकानदार तो दोषी आदमी है, वो तो गलती कर चुका है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर, कि वो चाहेगा तो बोलेगा अच्छा रहने दो, छोड़ो, पेमेंट कर देते। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो गया, सेल हो गया ना, और बोलेगा नहीं नहीं वापस ले जाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो भाई बहुत बार ऐसा होता है मिस्टेक से कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता था और वो भी ये काम कर दिया, तो मिस्टेक होता है। मिस्टेक क्या होता है, वॉइडेबल होता है। यानी मिस्टेक जब गलती से अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, अपनी इच्छा पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मिस्टेक के अलावा ऊपर का चार में से किसी का इस्तेमाल किया गया है तो वो वॉइड है, वो व्यर्थ है, वो गलत है, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माना जा सकता। कोई दिक्कत, इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माना जा सकता। अब नीचे प्रतिफल क्या होता है, कंसीडरेशन बोला जाता है। कंसीडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस, कहीं होगा भी, देखो यहाँ पे, कंसीडरेशन इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, वैल्यू हो या प्राइस हो, कंसीडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है ना, उसके बदले में जो देना पड़ता है उसी को कंसीडरेशन कहते हैं। जैसे आप मेरे पास पढ़ने आए हैं तो आप प्रॉमिस किए हैं कि सर आप पढ़ाइए हम आपको देंगे, तो जो मेरे प्रॉमिस के बदले में देते हैं आप, वही तो हमारा कंसीडरेशन होता है, मेहनत आना होता है। जो फी आप रेडी हैं देने के लिए, वही क्या है, मेरा प्रतिफल है, मेरे मेहनत के बदले में जो हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के लिए कुछ, क्योंकि फ्री में नहीं, विदाउट बिना कंसीडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट।
अगर फ्री में हम किसी को दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन मस्ट है, विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 4000 का गिफ्ट दे दिए, हम दिए, उधर से क्या मिला, बड़ा सा थैंक यू, कंसिडरेशन हुआ है क्या? कंसिडरेशन मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है, हम अगर दे रहे हैं तो उसको भी हमको देना चाहिए। अब मान ली यहाँ तो कंसिडरेशन था नहीं, यहाँ लैक ऑफ कंसिडरेशन था, यहाँ पे कोई प्रतिफल नहीं मिला, हम इधर से गए बहुत ज्यादा हमको खिला दिया केक, ठीक है, थैंक यू बोल के भेज दिया 4000 का। अब हमारे यहाँ जब प्रोग्राम होगा तो वो 1000 का गिफ्ट दे दिया, तो क्या केस करने जाएगा? 3000 का कॉम्पनसेशन केस कि एक 3000 का लॉस हो गया हमको, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? कंसीडरेशन चाहिए था, दोनों तरफ से, टू वे होना चाहिए था। एक तरफ हम दे रहे, दूसरे तरफ से। जैसे दुकान में आप केस कर सकते हैं, 5000 दिए तो 5000 का सामान दिया, तो कंसीडरेशन यहाँ हुआ, और यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक होता है या कुछ गड़बड़ी होती है तो हम केस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई कंसीडरेशन ही नहीं है वहां पे केस नहीं होगा। तो याद रखना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कंसीडरेशन किसका है जानते हो? प्रॉमिस का रिजल्ट है। आप जो वचन दे दिए बस वही तो कंसीडरेशन है। जितना वचन दिए उतने ना पैसा देते हैं, उससे ज्यादा देते हैं। आपने जो वचन दिया उसी तो उतना ही पेमेंट करते हैं। अगर वचन दिए तो पेमेंट बोलते हैं कंसीडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस, या बोल सकते हैं समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम दुकान में जाते हैं, कोई सामान 5000 का है, हमको पसंद आ गया, वो सामान हम लिए, तो सामान लिए तो उसके बदले में जो हमको देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। तो उसके बदले में 5000 देंगे, या तो चेक से देंगे, या तो कैश में देंगे, या तो उसके बदले में मेहनत कर देंगे उसके बदले में, या कोई और सामान दे देंगे। मतलब कंसीडरेशन मस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, चाहे आप जिस भी फॉर्म में दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। तो कंसीडरेशन इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। जो लोग प्रॉमिस करते हैं उसके बदले में जो पे करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। अब वो पेमेंट आप कैश के फॉर्म में कर सकते हैं, चेक के फॉर्म में कर सकते हैं, या कोई सामान के फॉर्म में कर सकते हैं, किसी फॉर्म में दे सकते हैं। तो कंसीडरेशन क्या है? प्रॉमिस का रिजल्ट है। ये 3-4 डेफिनेशन दिया हुआ है। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए बताइए? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो पेमेंट उसके बदले में जो मिलता है वो कैसा होना चाहिए? तो पहला याद रखना है, कंसीडरेशन किस पर होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचनदाता समझते हो? अच्छा, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कंसीडरेशन मेरी इच्छा पर होना चाहिए या आपकी इच्छा पर होना चाहिए? सेलर की इच्छा पर या बायर की इच्छा पर? अरे पैसा कितना लेना है, कैसे लेना है, किसकी इच्छा पर है? सेलर की इच्छा पर। बायर की इच्छा पर होगा। बायर बोले हम टमाटर देंगे तो सेलर ले लेगा? सेलर की इच्छा पर। सेलर बोलेगा जैसे जैसे बोलेगा, बोलेगा हमको चेक से चाहिए चेक से मिलेगा, कैश चाहिए कैश मिलेगा, सामान चाहिए तो सामान मिलेगा। तो जो भी कंसीडरेशन होता है बोलता है मस्ट बी डिजायर एट द प्रॉमिसर। दूसरा, प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है कि जो ये तो प्रॉमिसर था और दूसरा पार्टी प्रॉमिसी होता है। जैसे हम प्रॉमिसर हैं, प्रॉमिसी है, तो बोलता है कि सबसे पहले कंसीडरेशन किस पर डिपेंड करता है? प्रॉमिसर पर, जो ऐसे चाहे वो ले सकता है। दूसरा कि ले कौन सकता है कंसीडरेशन? कंसीडरेशन ले कौन सकता है? तो बोलता है कि या तो कंसीडरेशन वचन ग्रहीता जिसको हम लोग प्रॉमिसी बोलते हैं, तो प्रॉमिसी के तो दे सकता है, या कोई और पार्टी भी दे सकता है। जैसे हमारे और आपके बीच में हम प्रॉमिसर हैं, आप प्रॉमिसी हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो पेमेंट आप भी कर सकते हैं या आपके पापा भी तो कर सकते हैं। तो बोलता है कि यहाँ पे प्रॉमिसी या प्रॉमिसी के तरफ से कोई और पेमेंट कर सकता है। तो कंसीडरेशन या तो प्रॉमिसी खुद देगा या उसकी तरफ से कोई देगा। बात समझ गए? या तो खुद देगा या तो उसकी तरफ से मिलेगा। बोलता है कि प्रतिफल कुछ कार्य करने और कुछ नहीं करने का भी हो सकता है। कंसीडरेशन कभी कभी मिलता है कुछ करने, और कभी कभी पैसा मिलता है कुछ नहीं करने का। नहीं समझते? कुछ करने का पैसा मिलता है तो समझ में आ रहा है, ये काम करना भैया, पेंटिंग करना है, उसके लिए पैसा लो। नहीं करने का पैसा भी मिलता है क्या? जी हाँ। अभी चुनाव देखे तो चुनाव में बोलता है कि तुम बैठ जाओ, तुमको 1 लाख रुपए दे देते हैं। उसको पैसा किस लिए मिल रहा है? चुनाव लड़ने के लिए या नहीं लड़ने के लिए? तो बहुत बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पे कोई काम नहीं करने का पैसा मिलता है कि तुम ये काम नहीं करो तुमको हम पैसा दे देंगे। और कभी कभी होता है कि कोई काम करने का पैसा मिलता है। तो याद रखिएगा, कंसीडरेशन कोई काम करने का या नहीं करने का भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? और बोला है देयर मस्ट बी एटलीस्ट सम कंसीडरेशन, कुछ ना कुछ तो कंसीडरेशन में होना चाहिए, क्योंकि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
और बोलता है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन होना चाहिए लेकिन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। जैसे भी बताया था आपको कि पैसे के बदले में ड्रग्स, पैसा हम दे रहे हैं और हमको वो ड्रग्स दे रहा है, पैसा हम दे रहे हैं उसके बदले में हमको बंदूक दे रहा है, क्या ये कंसिडरेशन लीगल है, लॉफुल है? तो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो हमको दिखाई दे, रियल। ये सब चीज पर एक केस हुआ है, बहुत केस हुआ है इस पर। रियल कंसिडरेशन, अब कोई महात्मा, साधु महात्मा को हम पैसा दिए 1 लाख रुपया, अब ले जाओ बच्चा खुश रहो, हो गया कंसिडरेशन? कहाँ दिख रहा है बताओ तो थोड़ा, रियल किधर? आशीर्वाद दे दिए तुम जाओ सुखी हो जाओ, ये सर रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। हमको हाइपोथेटिकल नहीं चाहिए, हमको रियल चीज चाहिए, दिखाई देने वाला चीज चाहिए। हम जमीन आपको दे रहे हैं, हमको क्या देना आप? जब तुम स्वर्ग में जगह पाएगा, तो स्वर्ग में जगह पाने से क्या मतलब, वो रियल चीज है, तो कंसिडरेशन वो नहीं कहलाएगा। कंसिडरेशन तब होगा जब वो कुछ रियल चीज हमको मिलेगा, जो भी चीज मिले वो रियल दिखेगा, दिखने वाला चीज मिलना चाहिए। और देखो कंसिडरेशन कब हो सकता है, मतलब पेमेंट हम कब कर सकते हैं, तो पास्ट का भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है आज हम सामान खरीदे जो है बाद में पेमेंट करेंगे, अभी सामान खरीदे अभी पेमेंट कर सकते हैं, और हम फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। और बोल रहा है कि प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग अलग प्रतिफल होना चाहिए। देयर मस्ट बी सेपरेट कंसिडरेशन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको सेपरेट कंसिडरेशन चाहिए, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, सेपरेट कंसिडरेशन। और बोलता है कंसिडरेशन जो है वैल्यूएबल होना चाहिए, उसका कोई मूल्य होना चाहिए। अब उसके बदले में कुछ आप दे रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है तो दिक्कत है। वैल्यूएबल होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल, जो प्रतिफल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? तो अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर एग्रीमेंट कितने तरह का होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जितने टाइप्स का था, एग्रीमेंट भी उतना ही टाइप्स का आपको दिखेगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स बराबर ही होता है।